अस्सलाम वालेकुम। कल हमने मोटिवेशन वाले चैप्टर को तकरीबन एंड कर लिया था। उसका सिर्फ लास्ट पार्ट रह गया है जो कि है रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन। कि जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो किस तरह से वर्कर्स को मोटिवेट करता है। रिवॉर्ड दो तरह के होते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। दो तरह के रिवॉर्ड होते हैं जो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। ये ऐसे रिवॉर्ड होते हैं जो एम्प्लॉय के कंट्रोल से बाहर होते हैं। ये रिवॉर्ड्स मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं। दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, सॉरी एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल पे, सैलरी, बोनस, फ्री मेडिकल, अकोमोडेशन, एक्स्ट्रा पे, इंसेंटिव्स। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड बेसिकली एम्प्लॉय को पे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, और ये एम्प्लॉय के अपने हाथ में नहीं होता, ये मैनेजमेंट के हाथ में होता है। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड विद इन कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड वो होता है जो एम्प्लॉय के अपने हाथ में होता है। बेसिकली एम्प्लॉय के अपने हाथ में कौन सा रिवॉर्ड होगा? सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने कुछ हासिल किया है। सेंस ऑफ अथॉरिटी कि मेरे पास कोई अथॉरिटी मौजूद है। प्लेयर कि जब बंदा किसी टारगेट को अचीव करता है तो उससे खुशी मिलती है। फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। ये सारे के सारे इंट्रिंसिक रिवॉर्ड हैं जो एम्प्लॉय के अपने हाथ में होते हैं। ये बेसिकली उस चीज पे डिपेंड करते हैं कि एम्प्लॉय खुद को ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस हद तक अटैच करता है। जितनी उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जितनी उसकी अपने काम के साथ एफिलिएशन ज्यादा होगी, उतने ही इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी हाई होंगे। अब हाउ टू मोटिवेट द स्टाफ। मोटिवेट द स्टाफ। इस स्टाफ को मोटिवेट किस तरह से किया जाए? सबसे पहले तो आता है मैस्लो। मैस्लो का क्या कहना था? बेसिक राइट्स फर्स्ट, कि किसी बंदे की जो बुनियादी जरूरियात हैं, जो जिंदा रहने के लिए चीजें उसे चाहिए, उन्हें पहले पूरा किया जाए। दूसरे नंबर पे आता था हर्जबर्ग। उसका कहना था
कि जॉब एनरिचमेंट की जाए एम्प्लॉय के लिए। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय को खाली मॉनेटरी रिवॉर्ड ना दिए जाए, चीजों की फॉर्म में रिवॉर्ड ना दिया जाए, बल्कि उसके लिए कोई ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिससे वो खुद को मोटिवेट फील करे। फॉर एग्जांपल जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या है? एम्प्लॉय को पहले से ज्यादा अथॉरिटी दे देना, पहले से ज्यादा ऑटोनॉमी दे देना, डिसीजन मेकिंग के अंदर उसे खुद मुख्तार कर देना। दैट इज बेसिकली जॉब एनरिचमेंट। ये दूसरा व्यू है। तीसरा, रिवॉर्ड सिस्टम के एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिए जाएं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। फिर मैकग्रेगर, इसका कहना था कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की जाए, कि एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल किया जाए। जो भी डिसीजन मेकिंग हो वो एम्प्लॉइज की मुशावरत से हो। तमाम की तमाम जो डिसीजन मेकिंग है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक मीन जिसमें एम्प्लॉइज को कंसल्ट किया जाएगा किसी भी मेजर डिसीजन मेकिंग से पहले। फिर मैकलेलैंड का कहना था कि नीड फॉर अचीवमेंट, कि उन लोगों को सर्च किया जाए जो अचीवमेंट के साथ खुद को एसोसिएट करते हैं। उन लोगों को अथॉरिटी डेलीगेट की जाए जो अचीवमेंट को अपने लिए ज्यादा बेहतर समझते हैं एज कंपेयर टू मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। सो डिफरेंट आपके मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं जो एम्प्लॉय को डील करते हैं, और हर मैनेजमेंट स्टाइल का डिफरेंट वे है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का। कोई उसके बेसिक राइट्स को पूरा करता है, कोई उसे अथॉरिटी डेलीगेट करता है, कोई रिवॉर्ड सिस्टम डिवाइस करता है, कोई जॉब एनरिचमेंट पे फोकस करता है, कोई एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल करता है, और कोई ऐसे एम्प्लॉइज ढूंढने पे फोकस करता है जो खुद को ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट करे। अब वजह क्या है मुख्तलिफ थ्योरीज की? व्हाई डिफरेंस इन मोटिवेटिंग फैक्टर्स। ये जो डिफरेंट थ्योरीज हैं ये डिफरेंट फैक्टर्स को फोकस करती हैं आपके मोटिवेट करने के लिए। तो ये थ्योरीज एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? रीजन, people have different needs. Secondly, different people are motivated by different things. एक तो लोगों की जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से, दूसरा मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से मोटिवेट होते हैं। स्पेशली जो हमने मैकलेलैंड की थ्योरी पढ़ी थी उसमें क्या था कि कुछ लोग अचीवमेंट के साथ खुद को एसोसिएट करते हैं, मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग एफिलिएशन को करते हैं, और कुछ लोग अथॉरिटी को फोकस करते हैं। सो मुख्तलिफ लोगों को मोटिवेट करने वाले फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। सो होना क्या चाहिए? व्हाट मैनेजमेंट शुड डू। फिर मैनेजमेंट को करना क्या चाहिए? पहले अंडरस्टैंड नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करें, किस एम्प्लॉय की कौन कौन सी नीड्स हैं। दूसरा,
आइडेंटिफाई मोटिवेटिंग फैक्टर्स, फिर हर एम्प्लॉय को जो मोटिवेट करने वाले फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। फिर फॉर्मुलेट अ प्रॉपर रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो किसी भी एम्प्लॉय के टारगेट अचीव करने को रिकॉग्नाइज करे। रिकग्निशन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ हो सकती है कि एम्प्लॉय को प्रेज वगैरह मिल जाए, या रिकग्निशन इन द फॉर्म ऑफ अथॉरिटी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन हो सकती है, या रिकग्निशन इन द फॉर्म ऑफ कैश बोनसेस हो सकती है। सो रिकग्निशन दोनों तरह से हो सकती है, मॉनेटरी फॉर्म में और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, दोनों तरीकों से एम्प्लॉय की रिकग्निशन हो सकती है। अब कौन कौन से रिवॉर्ड प्रोवाइड किए जा सकते हैं? रिवॉर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस, कौन कौन से रिवॉर्ड एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए जा सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए? सबसे पहले इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स। क्या क्या हो सकते हैं? पे, एम्प्लॉय को सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट दे दिया जाए, उसे एक्स्ट्रा पे कर दिया जाए। दूसरा कैश बोनसेस, एम्प्लॉय को किसी टारगेट को अचीव करने के ऊपर कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड रखा जा सकता है। टारगेट अचीव होगा तो ये रिवॉर्ड पे हो जाएगा, टारगेट अचीव नहीं होगा तो ये रिवॉर्ड पे नहीं होगा। तीसरा कमीशन, एम्प्लॉयज को कमीशन ऑफर किया जा सकता है एक बेसिक पे के साथ। आपका जितना भी सेल्स एंड मार्केटिंग स्टाफ होता है उनकी सैलरी और उनका पैकेज इसी पे बेस करता है कि एक इनकी बेसिक पे होती है और प्लस उस बेसिक पे के साथ इन्हें कमीशन ऑफर किया जाता है। हायर द सेल्स हायर वुड बी कमीशन। फिर कंपनी शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स, अपने कुछ परसेंट शेयर्स एम्प्लॉयज को ऑफर कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ बोनस। जब एम्प्लॉयज शेयर्स को ओन कर लेंगे तो बेसिकली वो कंपनी के ओनरशिप में शरीक हो जाएंगे, वो कंपनी के मालिक बन जाएंगे। कंपनी के प्रॉफिट का कुछ प्रोपोर्शन एम्प्लॉयज को भी जाएगा। उसका इफेक्ट क्या आएगा? जब एम्प्लॉयज खुद को कंपनी का ओनर तस्वर करेंगे तो कंपनी की बेटरमेंट के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। Then comes ग्रुप बेनिफिट्स। इसमें क्या होता है कि बजाय किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को बोनस देने के या रिवॉर्ड देने के पूरे ग्रुप को एट अ टाइम रिवॉर्ड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके जो प्रोडक्शन रिलेटेड बिजनेसेस हैं इन्होंने एम्प्लॉयज के लिए टारगेट सेट किए होते हैं कि आप प्रोडक्शन का कोई लेवल अचीव करेंगे, प्रोडक्शन की कोई क्वांटिटी अचीव करेंगे, आपको बोनस मिलेगा। वो बोनस एक्स्ट्रा सैलरी की शक्ल में हो जाता है, वो बोनस आपको कुछ परसेंट कैश रिवॉर्ड की फॉर्म में हो जाता है। इसी तरह मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का होता है कि अगर मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स का कोई टारगेट अचीव करता है तो पूरे डिपार्टमेंट को रिवॉर्ड मिलेगा। तीसरा बेनिफिट्स एट होल ऑर्गेनाइजेशन लेवल। फिर बास फर्म्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स देती हैं। पाकिस्तान में भी स्कीम है, कहते हैं एम्प्लॉयज प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, के हर जो फर्म्स इस स्कीम को फॉलो करती हैं
वो अपने टोटल प्रॉफिट का 5% या 10% सारे एम्प्लॉइज के अंदर बांट देती हैं प्रो रेटा बेसिस पे। यानी कि जो हायर मैनेजमेंट है उन्हें ज़्यादा पोर्शन मिल जाएगा, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं उन्हें कम पोर्शन मिलेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ बेनिफिट लाजमी मिलेगा, दैट इज बेनिफिट एट होल ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सो स्वीपर से लेके सीईओ तक सबको बेनिफिट मिलेंगे किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। पाकिस्तान में इसकी बेस्ट एग्जांपल है शकरगंज शुगर मिल्स। शकरगंज शुगर मिल्स ने लास्ट ईयर अपने तमाम एम्प्लॉइज को 2 एक्स्ट्रा सैलरीज पे की थी बोनस की फॉर्म में। उसमें कोई तखसीस नहीं थी कि वो कोई लो लेवल का एम्प्लॉय है या सीईओ है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, सबको 2 सैलरीज एक्स्ट्रा मिली थी प्रोडक्शन टारगेट और सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए। And the last topic of this chapter, that is feedback and job appraisal. फीडबैक आपने बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट जब कोई टारगेट किसी पर्सन को असाइन करती है तो वो पर्सन बदले में मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन क्या है? उसके मुताबिक कुछ क्वेश्चन कर सकता है या अपने टारगेट को कंप्लीट करने के बाद, अकम्प्लिश करने के बाद मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक लाजमी है एम्प्लॉइज की मोटिवेशन के लिए। वजह क्या है? जब आप एम्प्लॉइज से फीडबैक मांगते हैं तो बेसिकली एम्प्लॉइज अपनी परफॉर्मेंस आपके आगे शो करते हैं। दे वांट टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, दे वांट टू प्रेजेंट देयर परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, जॉब अप्रेजल। जॉब अप्रेजल का मतलब क्या है? किसी पर्सन को जो जॉब, जो टास्क असाइन किया गया था उसकी इवैल्यूएशन करना कि उसने अपने टारगेट्स को किस हद तक अचीव किया है, दैट इज जॉब अप्रेजल। जब किसी एम्प्लॉय के टास्क को, उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, उसकी जॉब की अप्रेजल की जाएगी कि उसने अपने टारगेट्स किस हद तक अचीव किए हैं या उन टारगेट्स को अचीव करने की उसकी जो एक्यूरेसी है, जो प्रिसीजन है वो कितनी ज्यादा है, उसी की बेस पे उसके रिवॉर्ड डिसाइड होंगे, उसी की बेस पे उसका रिवॉर्ड सिस्टम डिवाइस होगा, उसी की बेस पे उसकी जॉब एनरिचमेंट या प्रमोशन होगी। सो जॉब अप्रेजल इज बेसिकली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ एन एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को हम कहते हैं जॉब अप्रेजल। जब तक जॉब अप्रेजल नहीं होगी आप एम्प्लॉइज के दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि किस एम्प्लॉय ने अपना टारगेट बेहतर अचीव किया है, ऑन टाइम अचीव किया है, या कौन लेट रहा है, या कौन अपने टारगेट अचीव नहीं कर सका। सो जॉब अप्रेजल इज अ मस्ट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज अ मस्ट फॉर रिवॉर्ड सिस्टम, फॉर मोटिवेशन। बेसिकली जॉब अप्रेजल से, फीडबैक से एम्प्लॉइज को इस चीज का एहसास रहता है कि हमें वॉच किया जा रहा है, हमारे पर नजर रखी जा रही है, तो हमने अपने टारगेट्स को अचीव करना है और हमने अपनी ड्यूटी को ऑन टाइम परफॉर्म करना है। दैट इज ऑल अबाउट मोटिवेशन चैप्टर। इस चैप्टर से 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन मस्ट है इंशाल्लाह एग्जाम के अंदर, तो आपने इस चैप्टर को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। आज के लेक्चर में कुछ लाइटिंग का इशू आ रहा है कि बोर्ड बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करवा रहा। कल इंशाल्लाह आपको 2 लेक्चर सेंड करूंगा कमिंग चैप्टर से, ताकि आज वाले का जो काम हमारा रह गया है वो कुछ कंप्लीट हो सके। तो इंशाल्लाह कल का लेक्चर हमारा लॉन्ग होगा, मोस्ट प्रोबेबली दैट विल कंप्राइज ऑफ नियरली 60 to 70 मिनट्स, क्योंकि आज लाइटिंग इशू की वजह से आपको बोर्ड बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। सो आज का लेक्चर प्रिपेयर करते वक्त आप मेरी वॉइस पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, बोर्ड पे कम, क्योंकि मैंने बोर्ड पे वही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।